नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। मुंबई के 2002 और 3 के बम धमाकों का मामला, 3 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा, मुजम्मिल को रहना होगा ताहयात जेल में। पुणे में आईएस से ताल्लुक रखने के इल्जाम में अब्दुल रऊफ नामी मुश्तबह शख्स को लिया गया हिरासत में, एनआईए कर सकती है पूछताछ। एमयू का अक़लियती किरदार बरकरार रखने की जस्टिस सुहेल सिद्दीकी को उम्मीद, ईटीवी से बातचीत में मरकज पर सियासत करने का लगाया इल्जाम। रमजान भोपाल से अपने वतन के लिए रवाना, कोलकाता से बांग्लादेश होते हुए जाएगा पाकिस्तान, रवानगी के वक्त ईटीवी का अदा किया शुक्रिया। इमाम हरम हैदराबाद के दौरे पर कदीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम में मस्जिद आकिल होसामी का किया इफ्तिताह। आसाम में मखलूत हुकूमत बनने का बदरुद्दीन अजमल ने किया दावा, कहा एआईयूडीएफ अदा करेगी किंग मेकर का किरदार। गुजरात भी हुआ खुशकिसाली का शिकार, 1150 गांव सूखे से मुतासिर। उत्तर प्रदेश के मदारिस में स्मार्ट क्लास बनाने का मंसूबा अब भी अधूरा, महकमे मालियात की जानिब से बजट को नहीं मिल रही है मंजूरी। तो चलिए खास खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 2002-3 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले में अदालत ने मुजरिमीन की सजा का तयन कर दिया है। मुंबई की पोटा अदालत ने 3 कसूरवारों, जिसमें मुजम्मिल, डॉक्टर वाहिद और फरहान सरखोट को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें मुजम्मिल को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सन 2003 मुंबई रेलवे बम धमाका मामले में मुंबई की पोटा अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कुल 13 में से 10 मुजरिमों की सजा का ऐलान किया, जिनमें से 3 मुजरिमों को उम्र कैद, 4 को 10 लाख रुपए जुर्माना के साथ 10 साल कैद, जबकि 3 मुजरिमों को 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। बम धमाके के मंसूबा साज और अहम मुजरिम मुजम्मिल अंसारी को ताहयात उम्र कैद दी गई है। 6 दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था, जिसमें 28 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि 27 जनवरी 2003 को विलेपाले स्टेशन पर एक धमाका हुआ था। इसमें एक खातून हलाक हुई थी। इसी साल 13 मार्च को करजित की जानिब जाने वाली चलती ट्रेन में धमाका हुआ था, जिसमें 11 अफराद हलाक और 82 जख्मी हुए थे। 3 धमाकों में कुल 12 अफराद की मौत हुई थी और 130 अफराद जख्मी हुए थे। इस मामले में तकरीबन 14 साल बाद यह फैसला आया है। 29 मार्च को अदालत ने अपनी कार्रवाई पूरी करते हुए 13 में से 10 को मुजरिम करार दिया था, जिस पर बुध को सजा का ऐलान किया गया। दहशतगर्दाना मामलात में मिलने वाली ये अब तक की सबसे कम सजा बताई जा रही है। सरकारी वकील ने मुजम्मिल को सजाए मौत और दीगर मुजरिमों को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का मुतालबा किया था। वहीं धमाकों के मुतासरीन के मुताबिक उन्हें पूरी तरह इंसाफ नहीं मिला है। पोटा न्यायालयाने आज जो निर्णय दिलेला आहे तो समाधानकारक आहे, पण तो सर्वस्वी समाधानकारक आम्हाला नाहीये। कारण का, ज्या पद्धतीने इनोसंट लोक 13 लोक त्याच्यामध्ये बिचारी मारली गेली, तर अशा असताना त्यांना इनोसंट जे मृत पावले
त्यांचं एवढं म्हणजे दुःख 13 वर्ष आम्ही त्या वेदना भोगतोय, अजूनही भोगतोय, तर ते सर्वस्वी 100% आम्ही समाधानी नाही. दूसरी जानिब दिफा ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। हमारा जो क्लेम था इंस्ट्रक्शन के अनुसार और हमने जो केस चलाया वो एक्विटल के लिए था। हमने फॉल्स इम्प्लीकेशन का क्लेम किया था। फैसला हमारी आशा के विरुद्ध आया है, तो ऐसा कहना उचित नहीं रहेगा कि फैसले से खुश है। आगे अपील का रास्ता खुला है, ये कह सकते हैं। मुजरिमों के खिलाफ कुल 166 इल्जामात लगाए गए थे, जिनमें सबसे ज्यादा मुजम्मिल के खिलाफ 43 केस दाखिल किए गए थे। यही वजह है कि उसे सबसे ज्यादा सजा सुनाई गई है। रिहा होने वालों पर असलाह रखने के इल्जाम में 2-2 साल की सजा सुनाई गई। चूंकि इन लोगों ने अपनी सजा से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है, इसलिए अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आईएस से ताल्लुक रखने के इल्जाम में भटकल के एक और नौजवान को हिरासत में लिया गया है। इस्माइल नामी नौजवान के गिरफ्तार होने की खबर से घर वालों का लाइल्मी का इजहार किया है। नौजवान के वालिद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है। घर वालों के मुताबिक खबर रसा एजेंसियों की खबर के बाद उनको इस मामले का पता चला था। बाप ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि इसका बेटा 8वीं पास है और उसके बेटे को कायदे से मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करना आता। हालांकि उन पर इंटरनेट के जरिए चैटिंग का इल्जाम लगा है। बाप ने इसकी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जल्द रिहाई का मुतालबा किया। बल्कि हमको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम समझ गया था उसके सामान के अंदर कुछ आईएस नाम का चीज़ उनको मिला है, इसलिए आईएस बल्कि नहीं, हमको अभी तक पता नहीं चला बच्चों गिरफ्तार किया है नहीं किया है। ऐसे जो चंद आदमी के बातों से पता चल रहा है तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार हुआ। रात को 1:10 में हमको फ़ोन आया कि हमारे बॉक्स के अंदर कुछ सामान मिला हुआ है, इसीलिए हमको जाने के लिए नहीं छोड़ा, उसके लिए हम बॉम्बे वापस जा रहा हूँ, बल्कि फ़ोन आ गया। हम या हमारे जिम्मेदार कितने हैं भटकल के, उनके गुफ्तगू करके हम उसके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल गलत है, उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है वो, दरअसल गलत है और बेकसूर है। और मेरा बेटा सिर्फ 8वीं ही पढ़ा है, न उसको इंटरनेट कुछ आता है, न मोबाइल, छोटा मोबाइल इस्तेमाल करता। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी के साबिक चेयरमैन जस्टिस सुहेल सिद्दीकी ने एमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर बरकरार रहने की उम्मीद जताई है। दिल्ली में ईटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मामले पर सियासत कर रही है। एमयू से जुड़े कई इश्यूज पर जस्टिस सुहेल सिद्दीकी से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रब्बानी ने। यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जो मरकजी हुकूमत है वो अपना रुख साफ कर चुकी है, यानी वो मानती है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन एक तरीके से नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब। सर, आपका इस्तकबाल है, क्या कहेंगे ये पूरा मामला है क्या? दरअसल चूंकि आम लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या वाकई माइनॉरिटी कैरेक्टर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो नहीं रह पाएगा? नहीं, इंशाल्लाह रहेगा। इसमें अजीज़ पाशा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये अक़लियती तालीमी इदारा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कई इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी शुरुआत एक मदरसे से हुई थी, फिर प्राइमरी स्कूल बना, फिर हाई स्कूल बना, फिर इंटर कॉलेज बना और उसके बाद जो सर सैयद की एक तहरीक शुरू हुई कि भाई इसको यूनिवर्सिटी बनाना है। हालांकि और उसके लिए वो चंदा मांगने के लिए निकले, क्योंकि सरकार ने कहा था तो यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कहा था कि आप 50 लाख रुपए हमें चंदा जमा करके दें यूनिवर्सिटी के एंडाउनमेंट के लिए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 30 लाख रुपए मांगे थे। ये 1919 की बात है। ठीक है, मेरा सवाल ये है साहब कि जिस तरीके से ये पूरा मामला एक तरीके से देखा जाए तो सियासी हो गया है, यूपीए हुकूमत जो है वो ये मानती थी कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो मरकजी हुकूमत मौजूदा है वो ये नहीं मान रही है। तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू हो गया है और पॉलिटिकल इशू की वजह से उसके कैरेक्टर को नुकसान हो रहा है? ये बात सही है कि इसके पॉलिटिकल इशू हो गया है, अब इस पर सियासत हो गई है और पोलराइजेशन हो रहा है।
अब मुसलमानों की दो ही तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर सर्कमस्टांसेस आप देखिए तो उस एक्ट में लिखा हुआ है, इसके लोगों में जाइए तो ये अल्लाह इंसान वाला लिखा हुआ है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लोगों में ये है नहीं है। फिर ये खजूर का दरख्त, ये चाँद और ये किताब, ये सब शनाख्त है एक मुस्लिम कल्चर की। अच्छा ये बताइए साहब कि जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमत ने कुछ वक्त मांगा है हल्फनामा देने के लिए, हालांकि रुख साफ कर दिया है, आपको लगता है कुछ उम्मीद है अभी भी, और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो है माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको मिल जाएगा या बहाल रहेगा उसका? देखिए अभी जो खबरें आ रही हैं अखबारात में, उसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ साफ है। गवर्नमेंट इस फेवर में नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर मिले। अभी उन्होंने जामिया मिलिया का भी ऐसे ही कह दिया। तो कितना अहम है हुकूमत का ये मौक़िफ़, कितना अहम? अब देखिए ये तो अब वो उनका कुछ पॉलिटिकल डिविडेंड से हासिल हो सकते हैं, पोलराइजेशन हो सकता है, लेकिन एक बात ख्याल रखना चाहिए कि मुसलमान इस मुल्क में मुसलमानों की ले दे के 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके पीछे क्यों पड़ रहे हैं सब लोग? सर हमसे बात इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो मज़हब के मामले में और ना ही तालीम के मामले पर सियासत होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर सियासत होती है तो उसका नुकसान होता है, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि AMU का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो ज़रूर बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ खुर्शीद रब्बानी, ETV न्यूज़, दिल्ली। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात करते हैं रमजान की। भोपाल के उम्मीद चाइल्ड लाइन में रह रहे रमजान की घर वापसी हो गई है। साल 2013 से वो यहां रह रहा था। अपने वतन वापसी पर रमजान बेहद खुश दिखाई दिया। साथ ही उसने हिंदुस्तान की तारीफ की और ETV का शुक्रिया अदा किया। दो 2013 में बांग्लादेश से दिल्ली के रास्ते भोपाल पहुंचे रमजान को भोपाल के उम्मीद चाइल्ड लाइन में रखा गया था, और गीता की पाकिस्तान से वापसी के बाद रमजान की वापसी की भी उम्मीद बढ़ गई थी, जिसके लिए उम्मीद चाइल्ड लाइन के साथ ETV ने भी रमजान की वापसी की मुहिम छेड़ी थी। पर कुछ कागजात की कमी की वजह से रमजान पाकिस्तान नहीं जा सका। इन कोशिशों का दूसरा रास्ता तब सामने आया जब रमजान को भोपाल से बांग्लादेश भेजे जाने की बात सामने आई, और आज रमजान भोपाल से कोलकाता और वहां से बांग्लादेश के लिए रवाना हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ मैं रह रहा हूँ इतने साल से। मैं बांग्लादेश जाऊँगा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वहाँ जाके खुशी से मैं रहूँगा। तो बहुत प्यार दिए थे मेरे जो दोस्त लोग थे, वो मिल के मेरे से पहले दान में दोस्ती कर लिए थे। बोले आप जाते समय मेरे को दुख भी हुआ, मगर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। फाइनली उसको परिवार में तो जाना ही था, तो हो सकता है कि बांग्लादेश से उसको पाकिस्तान जाना आसान होगा। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहा था। लेकिन बांग्लादेश में उसके पापा और उसके और भी परिवार के लोग हैं, तो हो सकता है वहाँ से उसको जाना आसान हो जाए। जाते जाते रमजान ने हिंदुस्तान की जमकर तारीफ की और साथ ही ETV का शुक्रिया भी अदा किया। ETV के लिए भोपाल से कमर की रिपोर्ट। भारत माता की जय के नारे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कानपुर में इंडियन नेशनल लीग के कौमी सदर ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत असल इशू से लोगों को भटका रही है। जहाँ तक बात जय हिंद की है, मादरे ज़मीन का तर्जुमा है, वो भारत माता होता भी नहीं है। मादरे ज़मीन का, मातृभूमि का जो तर्जुमा है वो मातृभूमि होता है, मादरे ज़मीन होता है, मदरलैंड होता है। जी भारतवासी को इतराज़ नहीं है कहने में, जय हिंद वो बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, लेकिन RSS के गढ़े हुए जुमले, RSS के तश्कील शुदा तस्वुर को इस मुल्क में तमाम मुल्क के इमाम हरम शेख साले बिन मोहम्मद इब्राहिम अल तालिब हैदराबाद के दौरा पर है।
इमाम हरम के एजाज में मरकज जमीयत अहले हदीस हैदराबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इमाम हरम ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसे इल्ज़ामात से बेजार हो चुका है। उन्होंने मसलकी इख्तलाफात को ख़त्म करते हुए मुत्तहिद होकर आलम में कायम अमन की कोशिश करने पर जोर दिया। खिताब के बाद इमाम हरम ने ज़ोहर की नमाज की इमामत की। इस मौके पर तेलंगाना के नायब वज़ीर आला समेत कई अहम लीडरान से मुलाकात की। وجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وبيان وسطية الإسلام واعتداله وأنه رحمة للعالمين وأن التطرف والإرهاب وأن الإسلام بريء من التطرف والإرهاب وشكلت التحالفات الإسلامية والدولية لمحاربة التطرف والإرهاب وتعاونت مع كل الناس لأجل التسامح والإخاء ولأجل أن يعيش الناس لأجل أهدافهم دون مشاكل। तो जमीयत अहले हदीस की तरफ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बात करते हैं आसाम की। आसाम में पहले मरहले के असेंबली इंतखाब के बाद AIUDF सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि रियासत में इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। अजमल मानते हैं कि हुकूमत साजी में उनकी पार्टी किंग मेकर का रोल अदा करेगी। हमारे नुमाइंदे सुबहपाल ने उनसे खास बातचीत की। इस तरह से आपका पार्टी का पोजीशन अभी रही है? देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी फर्स्ट फेज में हमने 15 से 16 का क्लेम किया और बाकी जब रह गया ऑल टोटल UDF 40 टच करेगी, 40 प्लस होगी, माइनस नहीं होगी इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें हमारा टक्कर डायरेक्ट कांग्रेस से है। कांग्रेस का वोट बैंक बहुत जगह 85% हम लोग ले चुके हैं। बीजेपी का इस तरफ कोई वजूद नहीं है। बीजेपी से हमारा यहाँ कोई मुकाबला नहीं। अलायंस करेगी 40 या अकेले UDF 40? नहीं, हमारा अलायंस JDU RJD मिला के हम लोग 40 प्लस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और एक चीज़ कहा जाता है कि आपका जो मतलब ये अभी जो अलायंस है उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं AUDF। आपने बताया कि आपने एंटी कांग्रेस और एंटी BJP स्टैंड रखा है। डिफरेंट जो ओपिनियन पोल का जो रिजल्ट्स आया हुआ है उनमें कहा जा रहा है कि हंग असेंबली का संभावना है। तो आप एक किंग मेकर के तरफ मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अगर सिचुएशन ऐसा है इधर BJP अलायंस और कांग्रेस, किसको आप चुनेंगे? हम बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते, 1 लाख हिसाब से भी हम नहीं जा सकते। उनका मामला हमारा मामला टोटल ईस्ट एंड वेस्ट है। इसलिए मुल्क की दीगर रियासतों की तरह गुजरात को भी पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहां तकरीबन 1200 से ज्यादा गांव सूखे से मुतासिर है। हालांकि हुकूमत ने अभी सिर्फ 1150 गांव को ही खुशकिसाली से मुतासिर करार दिया है। हुकूमत गुजरात की काबीना मीटिंग में खुशकिसाली का शिकार हुए इलाकों पर एक जायजा मीटिंग रखी गई। इस मामले पर गुजरात की वजीर आला आनंदीबेन ने हिदायत दी है कि खुशकिसाली से मुतासिर इलाकों में जल्द से जल्द पानी का इंतजाम किया जाए। बीसवीं सदी के मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का आज यौम पैदाइश है। अदबी हलकों में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनको याद किया जा रहा है। आज ही के दिन यानी 6 अप्रैल 1890 को वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पैदा हुए थे। जब वो काफी छोटे थे तभी उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। जिगर मुरादाबादी की शायरी बर्र-ए-सगीर हिंद पाक के लिए अजीम सरमाया है। जिगर ने अपनी शायरी के लिए गजल की पाकीज़ा रिवायत को न सिर्फ बाकी रखा बल्कि उसे अपने मुनफरिद अंदाज से आने वाली नस्लों के लिए उसे पुरअसर बना दिया।
तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। दुनिया के सितम याद, न अपनी ही वफा याद। दुनिया के सितम याद, न अपनी ही वफा याद। अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। मैं शिकवा बलब था, मुझे यह भी न रहा याद। मैं शिकवा बलब था, मुझे यह भी न रहा याद। शायद के मेरे भूलने वाले ने किया याद। शायद के मेरे भूलने वाले ने किया याद। क्या जानिए क्या हो गया।